हेलो फ्रेंड्स, मैं देवराज आप सभी का यूनिक कैरियर पॉइंट पर स्वागत करता हूं। सभी को नमस्कार, राम राम, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल। तो आपके जो हिंदी से संबंधित पद शिक्षण है, पद्यांश जहाँ से कविताएं वगैरह आती हैं और उनमें से क्या निकालना पड़ता है, क्वेश्चन के आंसर निकालने पड़ते हैं, वही इस वीडियो में करेंगे। ये जो क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ वो टारगेट के अंदर दे रखे हैं। जो टारगेट पेपर आता है आपका मार्केट से 30 से 35 रुपए का, तो उसको ही यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे निर्देश दिया हुआ है कि प्रश्न संख्या 1 से 6 तक के आपको आंसर देने हैं। पंक्तियाँ पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में से सबसे उचित विकल्प चुनिए। तो आपकी पंक्ति है, अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ। अतल अस्तांचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उद्यांचल सजाने आ रहा हूँ। कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से सिहर कर मुड़ते रहे तुम। अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये कविता है वो सोहन लाल द्विवेदी जी की है। ठीक है, इसमें से आपको क्वेश्चन निकालने हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, गहरी नींद में सोने का अर्थ है मृत्यु को प्राप्त होना, परिश्रमी होना या बेखबर होना, चिंता युक्त होना। बताइए क्या है। यहाँ पर जो गहरी नींद में सोने का अर्थ क्या है, बेखबर होना। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है कि अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ। तो यानी कि अब तुम क्या करोगे, जो बेखबर सो रहे हो वो अब सो नहीं सकोगे। क्वेश्चन नंबर अगला है, कभी लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा, पाताल में, अतल गहराई में, जहाँ सूर्य अस्त होता है, पतन की राह पर। तो आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, दूसरे का डी ऑप्शन हो जाएगा, पतन की राह पर। क्वेश्चन दिया हुआ है, कवि किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है, जो अत्यधिक प्रेरित हैं, बहुत परिश्रमी हैं, जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं को से बेखबर हैं, जो आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। तो तीसरे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि कवि लोगों को क्यों जगाना चाहता है, ताकि लोग गीत सुन सकें, ताकि मनुष्य में गतिशीलता आ सके और वे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकें, स्वयं हो गई है या कवि का दायित्व है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ताकि मनुष्य में गतिशीलता आ सके और वे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकें। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, अतल अस्तांचल तुम्हें जाने न दूंगा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, बताइए। अतल अतल आ दो बार आ गया, बताइए कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार है, उपमा अलंकार है, रूपक है या अनुप्रास है। आ दो बार किस में आता है, तो अनुप्रास अलंकार में जो है यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, कविता का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है हर्ष, कोलाहल, आकाश या जागृति। कौन सा शीर्षक हो सकता है, अपने शब्दों में बताइए, अपने यहाँ पर खुद के उसमें बताना है कि यहाँ पर कौन सा शीर्षक हो सकता है, तुमको खुद बताना है। हर्ष, कोलाहल, आकाश या जागृति। और छठवें का जो है आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जागृति जो है यहाँ पर कविता का शीर्षक हो जाएगा। अगली कविता दे रखी है, यहाँ पर 7 से 12 तक आपको निर्देश दे रखे हैं, यानी कि क्वेश्चन के आंसर देने हैं। जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जिससे मानव हित हो समान, मिल जावे जिसमें अखिल व्यक्ति, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ। तो यहाँ पर ये सुमित्रानंद पंत की जो है कविता है। यहाँ पर क्वेश्चन बताने हैं, तो आपने 6 क्वेश्चन कर लिए थे। 7वां क्वेश्चन है, कवि ने चिर महान किसे कहा है, बताइए किसको चिर महान कहा है, ईश्वर को जो सत्य और सुंदर से संपूर्ण हो, या शक्ति को, या मानव को। 7वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मानव को चिर महान कहा है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, कवि कैसा प्रकाश बनना चाहता है। ऑप्शन है, अंधकार दूर हो जाए, जो जीने की शक्ति देता है, जिसमें मनुष्य सभी भेदभाव भुलाकर एक हो जाते हैं, जिससे सब तरफ उजाला हो जाए।
तो 8वें का आंसर हो जाएगा यानी कि सी, यानी कि कवि कैसा प्रकाश बनना चाहता है, तो जिसमें मनुष्य सभी भेदभाव भुलाकर एक हो जाते हैं, वैसा ही प्रकाश बनना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 9वां है, कवि ने अखिल व्यक्ति का प्रयोग क्यों किया है? ऑप्शन है, कवि अमीर लोगों की बात करना चाहता है, कवि भारत के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाहता है, कवि सांसारिक बात करना चाहता है, कवि समस्त विश्व के व्यक्तियों की बात करना चाहता है। तो 9वें का आंसर हो जाएगा यानी कि डी, कवि समस्त विश्व के व्यक्तियों की बात करना चाहता है, जो अखिल व्यक्ति का प्रयोग उसी के लिए किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कविता के किस अंश में तर्कहीन आस्था का उल्लेख हुआ है? ऑप्शन ए, मिल जावे जिसमें अखिल व्यक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, जिसमें से मानव हित हो समान, छूट भय संशय व अंधभक्ति। तो बताइए कविता के किस अंश में जो है तर्कहीन आस्था का उल्लेख हुआ है? किस में बताइए? 10वें का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि छूटे भय संशय अंधभक्ति। ठीक है, ऑप्शन डी जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा 10वें का। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, कवि ने कविता की पंक्ति के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग क्यों किया है? आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर लास्ट वाली लाइन में जो है विस्मयादिबोधक का चिन्ह यूज हुआ है, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, नाथ के बाद क्या लगा है? यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया गया है। यही आपको बताना है कि इसको क्यों लगाया गया है। कवि अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है, इसमें कविता का सौंदर्य बढ़ता है, पूर्ण विराम की लीक से हटने के लिए या कविता को तुकांत बनाने के लिए। बताइए क्या आंसर हो जाएगा 11वें का? 11वें का ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि कवि अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है क्यों लगाया है, पर यहाँ पर क्या कर रहा है, कवि अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है, इसलिए वहाँ पर क्या लगा है, विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कविता का मूल भाव क्या है? अमर दान का प्राप्ति, विश्व परिवार की भावना, सत्य की प्राप्ति या कल्याण। ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए 12वें का क्या आंसर हो जाएगा? तो 12वें का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि कल्याण कविता का मूल भाव है। ठीक है, ऑप्शन डी। अब है निर्देश, 13 से 18 के बीच में आपको आंसर देने हैं। धम्म का जहाँ जहाँ पड़ाव था, सत्य से जहाँ जहाँ दुराव था, वह चला के अग्नि बाण मारता, पाप की आह आह उजाड़ता, वज्र बन गिरा गिरे विचार पर। बताइए ये जो कविता है वो उसके क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 13, गिरे विचार से तात्पर्य क्या है? अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो कविता दोबारा से पढ़ सकते हैं। धम्म का जहाँ जहाँ पड़ाव था, सत्य से जहाँ जहाँ दुराव था, वह चला के अग्नि बाण मारता, पाप की आह आह उजाड़ता, वज्र बन गिरे गिरे गिरा गिरे विचार पर। अब दीजिए आंसर दीजिए। अब गिरे विचार से तात्पर्य क्या है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है सभी प्रकार के विचार हैं, यानी मिथ्या विचार, सत्य और हित से परे विचार, उलझे विचार। ऑप्शन यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा, सत्य और हित से परे विचार जो है गिरे विचार से तात्पर्य है। अगला क्वेश्चन है, नौजवान शहीद ने अग्निबाण इसलिए चलाया क्योंकि वह क्या करना चाहता है? अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता है था, या फिर स्वराज स्थापित करना चाहता था, या ब्रज गिराना चाहता था, या अपनी शक्ति की गरिमा बनाए रखना चाहता था। 14वें का क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि स्वराज स्थापित करना चाहता था। क्या करना चाहता? स्व, ये स्वराज गलत लिखा हुआ है, स्वराज्य। ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा स्वराज्य। ठीक है, स्वराज स्थापित करना चाहता था। ठीक है, इसलिए उसने क्या चलाया? अग्निबाण चलाए थे। यहाँ पर दुराव शब्द से तात्पर्य है क्या है? दुर्गम स्थल, आवरण, या काठिन्य, या वैर। यहाँ पर ऑप्शन 15 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी दुराव का मतलब होता है बैर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, जहाँ जहाँ शब्द है एकार्थी शब्द है, पुनरुक्त शब्द युग्म है, विपरीतार्थक शब्द युग्म है, या भिन्नार्थी शब्द युग्म है। तो 16वें का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पुनरुक्त, पुनरुक्ति जो है शब्द की युक्ति हुई है, पुनः प्लस युक्ति। तो यहाँ पर पुनरुक्ति जो हुई है वो जहाँ जहाँ की बार बार हुई है, तो शब्द युग्म कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, पाप का विलोम शब्द है प्रायश्चित, अपाप, पुण्य, निरपराध। 17वें का आंसर क्या होगा? 17वें का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुण्य जो है पाप का विलोम शब्द हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, नौजवान शहीद ने किसे नष्ट किया? अहंकार को, असत्य को, अहंकार और सत्य को,
अहंकार और असत्य को? 18वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अहंकार और असत्य को यहाँ पर दोनों को ही क्या किया है, उसने नष्ट किया है। क्वेश्चन नंबर जो है 19 से 24 तक लिखे हुए हैं। कविता को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के सबसे उचित विकल्प चुनिए। यहाँ पर दे रखा है, हरा भरा हो जीवन अपना स्वस्थ रहे संसार, नदियाँ पर्वत हवा पेड़ से आती है बहार, बचपन कोमल तन मन लेकर आए अनुपम जीवन लेकर, जग से तुम और तुमसे है ये प्यारा संसार, हरा भरा हो जीवन अपना स्वस्थ रहे संसार, वृंद लताएं पौधे डाली चारों ओर भरे हरियाली, मन में जगे उमंग यही है सृष्टि का उपहार, हरा भरा हो जीवन अपना स्वस्थ रहे संसार, मुश्किल से मिलता है जीवन हम सब इसे बनाएं चंदन, पर्यावरण सुरक्षित ना हो तो है सब बेकार, हरा भरा हो जीवन अपना स्वस्थ रहे संसार। उसके बाद क्वेश्चन दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 19, हरा भरा जीवन का अर्थ क्या है? पेड़ पौधे से घिरा जीवन, हरे रंगों से भरा जीवन, हरियाली युक्त जीवन या खुशियों से परिपूर्ण जीवन? तो बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर? हरे भरे से जीवन का अर्थ जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, खुशियों से परिपूर्ण जीवन। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सी चीज़ें बाहर लेकर आती हैं? नदियों की आवाज़, पहाड़ियों की चोटियाँ, या समस्त प्राकृतिक उपादान, या पेड़ों की हवा? ऑप्शन नंबर 20 का सी हो जाएगा आंसर, या समस्त प्रकृति उपादान ही क्या करती हैं, चीज़ें बाहर लेकर आती हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, कवि ने सृष्टि का उपहार किसे कहा है? वृंद लताएं, हरा भरा, या प्राकृतिक सुंदरता उससे उत्पन्न होने वाली खुशी, पौधे और डालियाँ? क्वेश्चन नंबर 21 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर, प्राकृतिक सुंदरता और उससे उत्पन्न होने वाली खुशी जो है कवि ने सृष्टि का उपहार कहा है। क्वेश्चन नंबर 22 कवि यह संदेश देना चाहता है कि जीवन में सब बेकार है, पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है, प्रकृति में पेड़ पौधे नदियाँ पर्वत शामिल हैं, चंदन के पेड़ लगाने चाहिए। 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है, कवि यह संदेश देना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, जग से तुम और तुमसे है प्यारा संसार, पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? तो है ऑप्शन नंबर ए है, व्यक्ति और संसार डैश दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर करता है, या संसार चलाने के लिए व्यक्तियों की क्या करना चाहिए, व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, या ऑप्शन नंबर सी, व्यक्ति का अस्तित्व संसार से स्वतंत्र है, या ऑप्शन नंबर डी, संसार का अस्तित्व व्यक्तियों से स्वतंत्र है। 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि व्यक्ति और संसार दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर करता है। जग से तुम और तुमसे है प्यारा संसार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, अनुपम से अभिप्राय है सुखद, आनंदमय, मनोहारी, जिसकी उपमा न दी जा सके। क्वेश्चन नंबर 24 उसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जिसकी उपमा न दी जा सके जो है अनुपम से अभिप्राय होता है। क्वेश्चन नंबर 25 से 30 तक इसमें आंसर देना है। नदी के उस पार जाने को मेरा बहुत मन करता है माँ, वहाँ कतार में बंधी है नाव बांस की खूंटियों से, उसी रास्ते दूर दूर जाते हैं हल जोतने किसान, कंधों पर हल रखें रवाते हुए गाय बैल तैर कर जाते हैं उस पार घास चरने, शाम को जब वे लौटते हैं घर, ऊंची ऊंची घास में छिपकर हुक्के हो करते हैं सियार। माँ तू बुरा न माने तो बड़ा होकर मैं नाव खेने वाला एक नाविक बनूंगा। और क्वेश्चन नंबर दे रखा है 25, इस कविता में कौन किसे संबोधित कर रहा है? लेखक नाविक की माँ को, कोई किसी को नहीं, या लेखक अपनी माँ को, लेखक के रूप में एक बच्चा माँ को? बताइए। 25 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लेखक के रूप में, यानी कि बच्चा अपनी माँ को जो है संबोधित कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 है, लेखक नाविक क्यों बनना चाहता है? वह नदी की यात्रा का मजा लेना चाहता है, या वह नाव चलाने संबंधी अपने शौक को पूरा करना चाहता है, वह नदी पार के सौंदर्य का आनंद उठा
सके इसलिए करना चाहता है, या फिर क्या करना चाहता है, वह हल चलाना चाहता है? बताइए क्या आंसर हो जाएगा। 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह नदी पार के सौंदर्य का आनंद उठाना चाहता है। यानी कि 26 का हो जाएगा आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 27 है, नावों को बांसों की खूंटियों से क्यों बांधा गया होगा? कहीं लहरें नाव को बहाकर न ले जाएं, बांसों की खूंटियां पानी में तैरती रहती हैं ताकि कोई दूसरा व्यक्ति नाव न ले जाए, नाविक ऐसा ही करते हैं। तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 27 का आंसर हो जाएगा ए, कहीं लहरें नाव को बहा न ले जाएं इसीलिए क्या रखा है, बांसों की खूंटियों से नाव को बांध रखा है। क्वेश्चन नंबर 28 है, माँ तू बुरा न माने तो पंक्ति किस ओर संकेत नहीं करती है? बताइए। ऑप्शन दिए हैं, लेखक माँ की इच्छा के अनुसार कार्य करना चाहता है, माँ को बुरा लग गया है, लेखक माँ के संवेगों का ध्यान रखता है, लेखक जानता है कि माँ उसे नाविक नहीं बनने देगी। यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? 28 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि लेखक जानता है कि उसे नाविक जो है उसकी माँ नहीं बनने देगी, इसीलिए क्या करता है, माँ से रिक्वेस्ट कर रहा है, माँ तू बुरा न माने तो मैं नाविक बन सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 29 है, कविता में पुनरुक्त शब्द युग्म आए हैं, दूर दूर, ऊंची ऊंची, गाय बैल, दूर दूर, ऊंची ऊंची। बताइए कौन सा जो है बार बार आया था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दूर दूर और ऊंची ऊंची बार बार आए हैं। ठीक है, पुनरुक्त शब्द पूछे हैं, नहीं गाय बैल नहीं होगा, गाय बैल तो आए हैं हमें पता है, पर पुनरुक्त शब्द पूछे हैं जो पुनः युक्ति हो, उसकी बार बार युक्ति हो, वो बताए हैं, दूर दूर और ऊंची ऊंची। तैरकर जाते हैं उस पार पंक्ति में तैरकर शब्द को पहले रखा गया है, क्यों? कि लेखक तैरने पर बल देना चाहता है, लेखक तुक मिला रहा है, वह क्रिया शब्द है, कविता में क्रिया शब्द पहले आते हैं। बताइए 30 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 30 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि लेखक क्या कर रहा है, तुक मिला रहा है। ठीक है, इसलिए उसने क्या किया, तैरकर जो शब्द है उसको पहले रखा है। आगे है क्वेश्चन नंबर 31 और 37 तक इसके आंसर देने हैं, यही इस वीडियो की लास्ट कविता होगी। सदियों की ठंडी बुझी राख शगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, जनता हाँ मिट्टी के अबोध मूर्तें वही, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, अब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी न कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। कविता को एक बार फिर पढ़ते हैं क्योंकि समझ में आना चाहिए। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, जनता हाँ मिट्टी की अबोध मूर्तें वही, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, अब अंग अंग में लगे सांप के चूस रहे, तब भी न कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। इस कविता से संबंधित क्वेश्चन नंबर 31 दे रखा है, काव्य में किस तरह यानी किस जनता की ओर संकेत किया गया है? जो खेतों खलिहानों कारखानों में काम करती है, जो रथ चलाती है, जैसे बोध है, जैसे सांप काटते हैं। 31 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 31 का ऑप्शन हो जाएगा आंसर ए, यानी कि जो खेतों खलिहानों कारखानों में काम करती हैं वही क्या है, जनता की ओर इशारा किया है, जनता शब्द की ओर इशारा संकेत किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, समय के रथ का घर घर नाद सुनो, पंक्ति का आशय है, समय कोलाहल कर रहा है, समय ने युद्ध नाद बजा दिया है, अब समय बदल रहा है, समय का रथ बड़ा आ रहा है। क्या मतलब है इसका? 32 का आंसर बताइए। 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समय ने युद्ध नाद बजा दिया है, इसलिए समय के रथ का घर घर नाद सुनो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, पंक्ति का भाव है, सारी जनता अब सिंहासनों पर ही बैठेगी। राजतंत्र के विरुद्ध लोकतंत्र का स्वागत, या राजा के सिंहासन को खाली करना होगा, जनता जो है राजा का सिंहासन हिला देगी। बताइए ऑप्शन नंबर 33 का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 33 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजतंत्र के विरुद्ध लोकतंत्र का स्वागत करना। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 34 है, सामान्य जनता ने अब तक बहुत कष्ट सहे हैं, इस भाव को व्यक्त करने वाली पंक्ति है। ऑप्शन है, सदियों की ठंडी बुझी राख, सुबह उठी मिट्टी सोने का ताज पहन निठलाती है, जनता हाँ मिट्टी के अबुझ मूरतें वही, जाड़े पाले के कसक सदा सहने वाली। बताइए, सामान्य जनता से अब तक बहुत कष्ट सहे हैं, इस भाव से कौन सी व्यक्त पंक्ति है? कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन सही हो जाएगा 34 का? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली। ठीक है, इसमें क्या किया गया, कष्ट का जो है निवारण किया गया है। निवारण का मतलब वो नहीं, मतलब यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है या व्यक्त हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, सांप किसकी ओर संकेत करता है? शोषकों की ओर, सूदखोरों की ओर, विषैले सांपों की ओर, या जमींदारों की ओर? 35 का आंसर क्या हो जाएगा? 35 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि शासकों की ओर। यहाँ पे शोषकों गलत लिखा हुआ है, शासकों या शोषकों दोनों ही सही है। ठीक है, शोषकों की ओर, जो यानी कि उनको चूस रहे हैं, शोषक कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं, उनकी ओर जो है सांप का अर्थ है, अर्थ नहीं संकेत है। सुबह उठना का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 36, धीरे धीरे कहना, अपने हक के लिए प्रयत्नशील होना, या राग का जल उठना, या अफवाह फैलाना? बताइए क्या है क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपने हक के लिए प्रयत्नशील होना। यहाँ क्या हो जाएगा? सुबह उठना। मुदिता 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा पढ़ाती है, कविता के भाव के बारे में बातचीत करते समय आप इन्हें किस बात के प्रति सचेत रहने की सलाह देंगे? कविता को गद्य में परिवर्तित करवाने वाली गतिविधि कविता शिक्षण का अनिवार्य पक्ष है, या कविता की भाषा व्याकरण पर विशेष बल दिया जाए, या कविता में अलंकार रस का विशेष बल दिया जाए, कविता का एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता? क्या आंसर हो जाएगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 37, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कविता का एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता। यही जो है इसमें मुद्दा 8वीं कक्षा में हिंदी पढ़ाती है, इसका जो है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि आपके फ्रेंड दोस्तों को जो भी इसकी ज़रूरत हो उसको मिल सके वीडियो। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।